हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सारी PDF वहीं पर ही अपलोड कर दी गई हैं और सारा नोटिफिकेशन भी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जो नई शिक्षा नीति है ना, वो बताना है। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को सीमित नहीं होना चाहिए, है ना। पत्तियों के कंठस्थीकरण मैंने बताया था नहीं होना चाहिए, पर आधारित होने चाहिए। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा मैंने बताया था आप लोगों को। देखो, टैग वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोग क्या करें, नोट करते हुए चलें। इससे क्या होगा ना, आपको आंसर अगर नहीं भी पता होगा तब भी आपको उत्तर खुद से पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था उत्तर खुद आवाज़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित पहुँच होना चाहिए। ठीक है, तो 2020 कैसे हो जाती है। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए। क्या है ना, पाठ्य पुस्तक के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, ना ही कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। कह रहे विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, ऐसा भी नहीं है। कह रहे समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित पहुँच होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि पूरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगम शैलियों, व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है पहले ये समझो आप। कह रहा है जो अध्यापक व्यक्तिगत अंतरों के हिसाब से जो अधिगम शैलियों का चयन करता है ना, उसके द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है। कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ये मैंने बताया था आप लोगों को। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। संगठनात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में चाहिए। कह रहे संज्ञानात्मक असामान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं, जो भी हम अधिगम शैलियाँ बच्चे के अंतरों के अनुसार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बाधा के रूप में नहीं आता, संसाधन के रूप में आता है। नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होता है, असामान्यता परिणाम को रूप को देखना ये भी नहीं होता। यानी कि संज्ञानात्मक असामान्यता रखते हुए, है ना, क्या कि असामान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को क्या चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा प्रगतिशील शिक्षा से है। अच्छा, नई शिक्षा नीति के बारे में एक चीज़ और भी बतानी थी आप लोगों को, बताना भूल गया मैं कि नई शिक्षा नीति के बारे में कि नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित की। ठीक है, और ये कौन सी, जो वर्ष 1986 की प्रस्तावित नीति थी। ठीक है, 1986 की प्रस्तावित नीति थी। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था आप लोगों को, तो मैं आप लोग नोट कर लीजिए। फिलहाल आप लोग ने पढ़ तो ली होगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। प्रगतिशील शिक्षा मैंने बता दी थी आप लोगों को। एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा डैश शिक्षार्थियों के रूप में अपेक्षित करती है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी साहब ने दी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, जॉन डीवी ने दी।
कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को डैश के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में अपेक्षित करती है। कह रहा है ज्ञान अध्यापकों को ज्ञान के प्रदाता तथा विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय। कहता है कि अध्यापकों को जानकारी का प्रभुत्वकारी स्रोत तथा शिक्षार्थियों को अधीनस्थ प्रतिभागी। फिर कहता है कि अध्यापकों को सुसाधक तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी तथा तानाशाह और इसके लिए आज्ञा दी। तो ऑप्शन देखते हैं फिर से। देखो, प्रगतिशील जो शिक्षा है कक्षा में अधिगम में कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों, शिक्षकों और मित्रों के सहयोग से उत्पन्न होता है ना। देखो, पहला ऑप्शन अगर हमने ले लिया, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को ज्ञान का प्रदाता, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान के निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय रूप से कोई इंगित करते हैं, है ना, ये भी ठीक है कि जानकारी का प्रभुत्वशाली स्रोत लेकिन अधीनस्थ प्रतिभागी। तानाशाह शिक्षक होगा ऐसा होगा नहीं। तो यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा जो है अध्यापकों को सुसाधक के रूप में और शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में भागीदारी के रूप में क्या करती है? अपेक्षित करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेहान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे अगर ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है, तो इस जानकारी को पाने के बाद रेहान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए ये तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दिशा में निरूपित करने का ये रुझान उसकी अपनी सोच डैश की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कह रहे कमत्तर आंकने अनियमित प्रतिबंधित या द्विभाषिक। ठीक है, देखो रेहान ने क्या किया है कि वो ईडी लगाना सीख गया है पीछे, तो वर्तमान से किस में बन जा रहा है? वो भूतकाल में बन जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का ये रुझान उनकी अपनी सोच की अति नियमित की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिससे बच्चे अपने जानकारी का प्रयोग अन्य विभिन्न उदाहरणों कर सकते हैं बिना ये जाने कि उनके द्वारा ये जो प्रयोग किया जा रहा है सही है या गलत है ना। तो क्या आ जाएगा आपका? अति नियमित आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से कहता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो पहले तो ये समझ लो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विशेष समस्या को सुलझाने। क्या होता है इसमें? विशेष समस्याओं को सुलझाने और जानकारी एकत्रित करने और रचनात्मक सोच और नए विचारों की विकसित करने, है ना। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं? लिख दे रहा हूँ, चलो मैं, रचनात्मक सोच और नए विचारों को विकसित करने ब्रेनस्टॉर्मिंग काम में आती है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, जब नए विचार आएंगे तो एक से अधिक उत्तर आएंगे, यानी कि अभिसारी तो होगा नहीं, स्थिरता तो होगा नहीं, अनुक्रिया समुच्चय भी नहीं होगा। यानी कि हमें सृजना विशेष समस्या कौशल आएगा, जानकारी एकत्रित करेगा, रचनात्मक सोच होगी, रचनात्मक यानी कि अपसारी, है ना। नए विचार आएंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो ये बताना है हमें। कह रहा है सभी बच्चों को मानक निर्देश, देखो मानक नहीं बनाना है बच्चों के लिए। कह रहा है सुनिश्चित करने की प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, बिल्कुल ये हो सकता है। कह रहा है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने के लिए कहना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं रहना, बच्चों के प्रति हमेशा एक्टिव रहना। देखो रचनावादी कक्ष में क्या होता है कि एक विशेष सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है शिक्षक की कि प्रत्येक बच्चा जो होता है अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। यानी कि रचनावादी कक्ष के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित होता है कि जो चर्चाओं और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करे, सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है सभी बच्चों को मानक नहीं बनाना है
है ना। कह रहा है कि सब बच्चों को समान गति से कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है, और उदासीन नहीं बनाना है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सुनिश्चित करने की प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से क्या करे, प्रकट करे, और हमें उसे वरीयता भी देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, तो सबसे पहला चरण कौन सा, समस्या की पहचान करना, है ना, समस्या को विश्लेषित करना, इसमें है ही नहीं, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समस्या को विश्लेषण करना, समस्या का वर्णन करना, चौथा है आपका मूल कारणों की खोज करना, पांचवा पॉइंट देखो आ नहीं पाएगा, वैकल्पिक समाधान विकसित करना। ठीक है, और आपका छठा है समाधान को लागू करना, और सातवां परिणामों का आकलन करना। यानी हमसे पहले पूछा था समस्या समाधान कौशल, तो आ जाएगा हमारा समस्या की पहले, सबसे पहले हम पहचानी तो करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 की ओर, और 28 कहता है हमारा क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको यही ध्यान रखना है कि छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। क्या, रुचि के अनुसार, किसके अनुसार, रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। बस इतना बहुत है आपके लिए, यही एक टैग वर्ड है। देख लो, कह रहा है कि व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों की प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया था गलाकाट प्रतियोगिता नहीं चलेगी। कह रहा है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरकों कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, देखो फिर दंड आ गया, मैंने बताया था दंड बेकार, दंड जो है ऑप्शन निगेटिव हो जाता है। कह रहा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, है ना, मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है कि भैया सभी के लिए कैसे कर सकते हो, क्योंकि कुछ उसमें कुशाग्र बुद्धि के होंगे, कुछ उसमें मंद बुद्धि के होंगे, कुछ सामान्य बुद्धि के होंगे। यानी कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और दिशा व कार्य को करने में उनका समर्थन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और ये भी कारण और कथन वाले से क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन कैसे करना है। पहले आप दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये देखिए कि दोनों ऑप्शन ठीक हैं या नहीं है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कह रहा है कि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता, यही गलत है। यानी कि ए तो सही है, बी गलत है। यानी कि ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है किंतु आर गलत है, हो सकता है ए आर दोनों सही हैं, ये गलत हो गया। यानी कि इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं कारण। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने बताया था कि शब्द क्या लगाना है, क्योंकि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल को बाधा डालता है, देखो गलत हो गया। कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ए आर दोनों सही, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ना 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 कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर हमसे। देखो किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण जो है समस्या समाधान को बाधा डालता है, ये ऑप्शन ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन क्या है आपका, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है इसकी। ठीक है, यानी कि आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। सकारात्मक, देखो समकक्षों के साथ सहयोग, कुपोषण, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। देखो चर्चाएं रहेंगे, बच्चे चर्चाएं में रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव योगदान मिलेगा, यानी कि ये तो ठीक है। अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, समकक्षों के साथ सहयोग या ग्रुप में सीखना ये भी ठीक है, लेकिन कुपोषण जो है सकारात्मक नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, ये इसके आंसर की। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।